नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रू फैक्ट एकेडमी पर। और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना की। मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, इस टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे गए हैं। अभी मध्य प्रदेश पीएससी 2019 की बात करें तो उसमें भी इससे प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों का क्रम क्या है। और ऑप्शन दिए थे बड़वानी की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी। इस तरह से इनको लेकर के ऑप्शन दिए हुए थे। 2018 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, वो कहाँ स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन दिए थे मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। इस तरह से उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे। MPSI 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश जो है भूगर्भीय वैज्ञानिकों की दृष्टि से एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जो कि एक पहले महाद्वीप हुआ करता था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों की। मध्य प्रदेश में सन 2000 तक 9 भौतिक प्रदेश हुआ करते थे। उसके बाद 2 भौतिक प्रदेश दंडकारण्य और महानदी बेसिन, ये छत्तीसगढ़ में चले गए। तो मध्य प्रदेश में केवल 7 भौतिक प्रदेश रह गए हैं। बेसिन की बात करें तो बेसिन मतलब होता है एक जलग्रहण क्षेत्र होता है, जिसमें नदी नालों का पानी आकर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो जा कर के मुख्य नदी में मिल जाता है। तो ये क्या होता है, ये बेसिन होता है। ये कटोरी के आकार का होता है और उसके जो बीच की तली है वो गहरी होती है और आसपास का जो किनारा होता है वो पहाड़ों से घिरा रहता है। जैसे तो इस तरह से ये बेसिन कहलाती है। तो ये महानदी जो बेसिन थी वो छत्तीसगढ़ में जा चुका है ये एरिया, और दंडकारण्य भी जा चुका है। ठीक है जी। तो अब केवल 7 भौतिक प्रदेश बचे हैं। वो है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जैसा कि आप इसको मैप में देख भी पा रहे हैं। अब हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मुझे लगता है शायद किसी एग्ज़ाम में आया भी है, मुझे याद नहीं है वो एग्ज़ाम। तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के आधार पर उसमें पूछ लिया था। तो आपके इसमें क्या होगा, इसमें मध्य का उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार, इन 3 भागों में मध्य प्रदेश को प्राकृतिक संरचना के आधार पर बांटा गया है। मध्य जो उच्च प्रदेश है उसको भी 5 उपप्रदेशों में बांटा गया है। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार या नर्मदा सोन घाटी। रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। सो इस तरह से इसको 5 उपप्रदेशों में बांटा गया है, मध्य जो उच्च प्रदेश है ना उसको, और उसके बाद बुंदेलखंड का पठार। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे, अब ये 1 बाई 1 हम इनको पढ़ते हैं। मध्य भारत के पठार की अगर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है और इस पठार में चंबल घाटी मौजूद है, और जो कि पठार से 300 मीटर गहरी है। और यहाँ पर मृदा अपरदन की बड़ी समस्या है, जिसके कारण जो है वो लगातार बीहड़ों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर वन बहुत कम है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत का जो पठार है उसका जो क्षेत्रफल है वो 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68% है, 10.68% है। यहाँ पर जो है 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर होती है, और यहाँ पर भिंड में सबसे कम बारिश होती है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो हैं हमारी कुआरी, पहुँच, खूनो, चंबल, काली सिंध, ये हमारी कुआरी, ये सारी हमारी नदियाँ जो हैं वो मध्य भारत के पठार से बहती हैं। और चंबल जो है मध्य भारत के पठार में बहने वाली प्रमुख नदी है। ठीक है जी, पार्वती। और अगर हम बात करें यहाँ पर
वन जो है वो हमारे शीशम, खैर, बबूल के वृक्ष, कटीले वृक्ष जो है ज़्यादातर इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरसों यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो सरसों जो है बहुत ज़्यादा होती है और गेहूँ भी होता है। सरसों सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में होती है पूरे मध्य प्रदेश में, और गेहूँ भी होता है यहाँ पर। चीनी मिट्टी, चूना पत्थर आदि यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो मालनपुर भिंड जो है औद्योगिक क्षेत्र है इस क्षेत्र में, और भामौर इंडस्ट्रियल एरिया मुरैना वो भी औद्योगिक क्षेत्र है मुरैना में, यानी कि इसी क्षेत्र में। और यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो गुजरी महल, ग्वालियर का किला, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, बटेश्वर मंदिर मुरैना, सूर्य मंदिर, ये आदि यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ग्वालियर है, मध्य भारत के पठार में कौन कौन से ज़िले आते हैं, अगर हम इन ज़िलों की बात करें तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी का आधा पार्ट, गुना का भी कुछ क्षेत्र, अगर मालवा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ी जो चोटी है, अगर मालवा, राजगढ़ का भी और बहुत इस छोटा एरिया, और इसके अलावा मंदसौर का भी कुछ एरिया, और नीमच, ये सारे जो है किस में आते हैं, ये सारे जो है मध्य भारत के पठार में आते हैं। तो ये था हमारा मध्य भारत के पठार के बारे में जानकारी। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं वो लोग। कैसे प्रश्न पूछते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि क्वारी नदी जो है किस पठार में बहती है, किस पठार से होकर के बहती है। उसमें कई ऑप्शन दे देंगे, जैसे मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार। तो इस तरह से आपका सही आंसर होगा मध्य भारत का पठार। वो पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन जो है, सरसों जो है कहाँ उपज की जाती है, सबसे कहाँ उत्पादन होता है, तो सरसों का भिंड मुरैना क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है सरसों उगाई जाती है। तो पूछ सकते हैं वो कौन सा पठार है। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि भामौर इंडस्ट्रियल एरिया किस पठार में स्थित है। तो इस तरह से इस पठार से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। बुंदेलखंड का पठार जो है वो, उसकी हम बात करें तो ये जो है पठार जो है वो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पर हम बात करें इसकी स्थिति की, स्थिति वैसे तो शायद ना पूछी जाए, लेकिन जब क्वेश्चन को टफ बनाना हो तब वो स्थिति के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि स्थिति जो है बुंदेलखंड की है 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 77 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये जो है फैला हुआ है ये पठार। और जो है इसका एरिया है 23,737 वर्ग किलोमीटर, और जो कि प्रदेश का 7.70% है। और यहाँ पर वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो कि लाल और काली के सम्मिश्रण से बनी होती है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर जामनी, बेतवा, दसान, सिंध, पहुँच आदि नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो है जंगलों में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि नीम है, महुआ है, तेंदुपत्ता, खेर, सागौन आदि। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में गेहूँ, तिल, अलसी, ज्वार आदि उगाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है रॉक फॉस्फेट और तांबा आदि यहाँ पर पाए जाते हैं खनिजों की अगर हम बात करें तो। और प्रतापपुरा जो है यहाँ पर निवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगर दर्शनीय स्थलों की, तो यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि ओरछा महल, राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, जहांगीर महल, सतखंडा महल, जौहर कुंड, खूनी दरवाज़ा और पीताम्बरा देवी का मंदिर भी इस क्षेत्र में स्थित है जी। तो यहाँ पर जो है बुंदेलखंड के पठार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न पूछ सकते हैं कि ओरछा जो है वह किस पठार में स्थित है। तो वो ऑप्शन दे देंगे, बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार। तो आपका सही आंसर होगा बुंदेलखंड का पठार। इसके अलावा बुंदेलखंड के पठार की पूछते हैं जनरली क्वेश्चन, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी जो है वो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 1172 मीटर है। ठीक है जी।
तो ये हमारे बुंदेलखंड का पठार था। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछ सकते हैं जामनी नदी कहाँ किस पठार में प्रवाहित होती है। ठीक है जी। तो बहुत सारे प्रश्न इस पठार पे बनते हैं, और वो पूछ भी सकते हैं कि भाई कौन सा पठार है जो मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और रीवा पन्ना के पठार से घिरा हुआ है। तो वो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड का पठार। अब इसके जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ज़िले हैं वो दतिया, भिंड की कुछ तहसीलें, लाहौर तहसील आदि, और दतिया और छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और शिवपुरी का आधा शिवपुरी, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में शामिल हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बुंदेलखंड का पठार। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पठार की, जो है मालवा का पठार। मालवा के पठार की अगर हम बात करें तो मालवा का पठार की स्थिति जो है, भौगोलिक स्थिति 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इस पठार का विस्तार है। क्षेत्रफल जो है 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% है। और यहाँ पर जो है औसत बारिश जो है 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो है सोयाबीन फसल की अगर बात करें तो यहाँ पर फसलों के लिहाज से बहुत अच्छा पठार है। सोयाबीन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैदा की जाती है। गेहूँ, कपास, मूंगफली, चना, गन्ना आदि भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें पर्यटन की दृष्टि से, तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि उज्जैन है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, इंदौर में राजवाड़ा है, मांडू में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे इंडोला महल, जहांगीर महल, इसके अलावा सरफी महल, इसके अलावा बाघ की गुफाएं हैं, भीमबेटका, इसके अलावा सांची, जहाँ पर बौद्ध स्तूप हैं, उदयगिरी की गुफाएं आदि जो है वो इस क्षेत्र के जो है वो दर्शनीय स्थल हैं। और जो है इसके अंतर्गत पूरा जो है बहुत सारे ज़िले इस क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है, शाजापुर है, राजगढ़, सागर, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, गुना के भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं, और धार झाबुआ का भी कुछ भाग इसमें आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आगर मालवा के भी क्षेत्र वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा एरिया इस पठार में है। तो एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पठार मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार जो है मध्य प्रदेश का है मालवा का पठार। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर चंबल, काली सिंध, छिप्रा और चंबल नदी मध्य भारत के पठार में भी बहती है, यहाँ पर भी बहती है। और इसके अलावा छिप्रा और पार्वती, बेतवा और जामनेर, हलाली, बीना, बहुत सारी नदियाँ, बारना, माही, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। मालवा के पठार से बहुत सारी नदियाँ जो है प्रवाहित होती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी जो है वो चंबल नदी का उद्गम स्थल किस पठार में है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है मालवा के पठार में ही है। ठीक है जी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मालवा के पठार में ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया और मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया इस पठार में स्थित हैं, जो कि इस पठार को औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही आगे ले जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था मालवा का पठार। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है। याद रखिए ये क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो खनिज हैं वो अभ्रक है, डोलोमाइट है, कैल्साइट और तांबा आदि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। महुआ, सागवान आदि के वृक्ष जो है, जंगल जो है यहाँ इस पठार में मिलते हैं। तो ये था हमारा मालवा का पठार, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पठार से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी, इस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। कर्क रेखा जो है वो इस पठार के मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है जी। यह पठार जो है नर्मदा और चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करता है। तो ये मालवा का पठार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पठार की, जो कि है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार की अगर हम बात करें तो रीवा पन्ना का पठार जो है, इसको विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। भौतिक स्थिति की बात करें तो रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के मध्य उत्तर में 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। क्षेत्रफल जो है 31,955 जो है वर्ग किलोमीटर है। इस की अगर हम बात करें तो 31,955 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र है इसका, और 10 पॉइंट जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.37% जो है ये है। इसके अलावा औसत बारिश 100 से 125 सेंटीमीटर है। बलुई दोमट मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर केन, तमसा या टोंस नदी, व्यारमा नदी, बीहर, बिछिया, म्यान, बाघिन, सुनार, नागमती आदि नदियाँ जो है इस पठार में प्रवाहित होती हैं। और इसके अलावा खनिज में बात करें तो चूना पत्थर और हीरा आदि यहाँ पर कोंडरा जाते हैं। और ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर जो है चूना पत्थर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कृषि की बात करें तो गेहूँ जो है मुख्य रूप से उगाया जाता है। ज्वार भी यहाँ पर उगाई जाती है। तिलहन भी यहाँ पर उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की बात करें तो चित्रकूट दर्शनीय स्थल इस पठार में स्थित है। इसके अलावा मैहर शारदा माता का मंदिर है। इसके अलावा वाटरफॉल, चौचाई, केवटी आदि जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीमेंट के उद्योग आदि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। हीरे तराशने का काम आदि यहाँ पर होता है। उद्योग की अगर बात करें तो, और यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर हम जिलों की बात करें तो दमोह, सतना, रीवा, पन्ना और सागर जिले का भी कुछ भाग इस पठार में आता है। और ये रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है तेंदुपत्ता, साल, खैर आदि के वृक्ष यहाँ वनों में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा रीवा पन्ना का पठार। अब हम बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात। मैं इस पठार की आपको बताना चाहता हूँ कि इस पठार की सबसे ऊंची चोटी, जो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुडवल चोटी है, सद्भावना शिखर जिसको बोला जाता है, जो कि दमोह जिले में स्थित है और 752 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है जी। तो ये था बघेलखंड का पठार। और ये इसके अलावा अब हम बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी की अगर हम बात करें तो इसका जो है भौतिक विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से लेकर के 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है। और परसेंट में अगर निकालें तो 26% इसका जो है वो एरिया है। लगभग 26% इसका एरिया है। और यहाँ पर जो है 125 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है। और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्रों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर जो है बहुत सारी जो नर्मदा सोन घाटी के क्षेत्र में, जैसे तवा, नर्मदा और सोन, तवा, दूधी, हथनी, शक्कर, जोहिला और बहुत सारी नदियाँ जो है वो इस क्षेत्र में बहती हैं। और कृषि की दृष्टि से अगर बात करें तो कृषि की दृष्टि से यहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, जबकि सोयाबीन, मूंगफली, कपास, चावल आदि भी अन्य फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। खनिजों की अगर बात करें तो संगमरमर, कोयला, टंगस्टन, चूना पत्थर, एंटीमनी, सुरमा आदि जो है यहाँ पर खनिज जो है मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि नेमावर, महेश्वर, खंडवा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, नेमावर, जबलपुर में 64 योगिनी मंदिर आदि, भेड़ाघाट, बहुत सारे वाटरफॉल हैं यहाँ पर, सहस्त्रधारा जलप्रपात और बहुत सारे दुग्धधारा,
कपिलधारा, बहुत सारे जो है इस घाटी में दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर अगर हम बहुत सारे ज़िले इसमें इस घाटी में शामिल होते हैं, जैसे कि हमारा अनूपपुर, शहडोल, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा और रायसेन, सीहोर के कुछ भाग, देवास, खंडवा, खरगोन, धार के कुछ भाग, बड़वानी, इसके अलावा अलीराजपुर के कुछ भाग आदि इसमें शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें औद्योगिक क्षेत्र की, तो यहाँ पर जबलपुर में रिजाई औद्योगिक क्षेत्र जो है बहुत ही फेमस है और यहाँ पर बहुत ही उद्योग लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है बांस, महुआ, सागौन, साल आदि के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा सोन घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो नर्मदा सोन घाटी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। कई बार जो क्वेश्चन आया है और बार बार पूछा जाता है कि किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य नर्मदा सोन घाटी और किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा सोन घाटी स्थित है। तो ये हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पर्वत जो है वो दक्षिण में है और विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो उत्तर में स्थित है। यह जो है दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। ठीक है जी। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश मध्य प्रदेश का नर्मदा सोन घाटी है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो बहुत साल पुराना है और लगभग इसके कुछ जो भाग हैं वो लगभग 170 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और अगर हम सतपुड़ा पर्वत की बात करें, सतपुड़ा पर्वत जो है लगभग 100 करोड़ वर्ष पुराना है। तो सबसे ज़्यादा पुराना जो है, और हिमालय जो है लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पुराना है। तो सबसे नया पर्वत हिमालय है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत जो है वो सबसे पुराना है और ये जो है अलीराजपुर की जोबट से लेकर के बिहार तक ये फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? अलीराजपुर की जोबट से लेकर के बिहार तक, ये गुजरात के निकट से लेकर के बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। नर्मदा सोन घाटी की इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर लाखों वर्ष पहले तक के वनस्पति और जंतुओं को जीवाश्म मिलते हैं। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। ये जो है परतदार चट्टानों से निर्मित है। लाल बालुआ पत्थर जो है इससे प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी हम श्रेणियों की अगर बात करें तो इसकी कुछ श्रेणियाँ हैं, जैसे भांडेर श्रेणी, एक है हमारी कैमूर श्रेणी। तो अगर भांडेर श्रेणी की अगर बात करें तो ये छतरपुर, दमोह, पन्ना जिले आदि में फैली हुई है और ये विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। जबकि इसी में जो है गुडविल चोटी है, सद्भावना शिखर है और जो है 752 मीटर जो है वो ऊंची है और ये दमोह में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि किस श्रेणी में जो है गुडविल श्रेणी है, तो आपका आंसर होगा भांडेर श्रेणी में। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी श्रेणी है कैमूर श्रेणी, जो कि कटनी से प्रारंभ होती है और कटनी, सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली होते हुए ये झारखंड तक ये फैली हुई है। और ये जो है नर्मदा सोन घाटी जो है उसके किनारा बनाती हुई दीवार की तरह आगे चलती जाती है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे जैसे कि उमरिया ज़िले का भी जो पहाड़ियाँ वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल हैं विंध्याचल पर्वतमाला में। तो जो है ये जो है हमारा है विंध्याचल पर्वत। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच नर्मदा सोन घाटी है। तो आपका आंसर होगा विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है जी। तो ये तो है हमारी नर्मदा सोन घाटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जी, नेक्स्ट पठार क्या है हमारा? नेक्स्ट पठार है हमारा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो है वो हमारा क्या है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का जो पठार है वो हमारा नेक्स्ट पठार है। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 80 डिग्री 5 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है जी। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा टफ करना हो पेपर को तो वो स्थिति पूछ सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 25,000 लगभग वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 7% है। यहाँ पर जो है औसत बारिश, एवरेज बारिश 125 सेंटीमीटर होती है। लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है।
यहाँ पर जो है सोन नदी, जोहिला नदी आदि नदियाँ यहाँ पर सोन, जोहिला, बनास आदि नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ पर फसलों की बात करें तो अलसी, ज्वार, तिल आदि मुख्य फसलें होती हैं। कोयला यहाँ पर खनिजों में मुख्य कोयला मिलता है। यहाँ पर बॉक्साइट, चूने के पत्थर आदि भी, अग्निरोधी मिट्टी आदि यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा जो हम बात करें कि शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली का जो एरिया है, उमरिया, डिडोरी आदि ज़िले हैं, वो सारे इस पठार में शामिल हैं। इस सारे जो है इस पठार में आते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है वनों की, तो यहाँ पर साल, खैर, हर्रा आदि के वृक्ष यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है सिंगरौली, वो यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ किला, भगवान विष्णु की शेषशाही मूर्ति जो है बहुत ही पॉपुलर है, वो भी बांधवगढ़ किले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर वीरासनी देवी मंदिर है, कबीर गुफा है। इसके अलावा यहाँ पर नर्मदा, सोन नदियों का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आदि भी है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी अन्य जगह भी देखने लायक हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ओरिएंटल पेपर मिल और इंदिरा गांधी आदिवासी विद्यालय आदि यहाँ पर स्थित हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पठार की, जो कि है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब हम बात करेंगे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी जो है वो इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूँगा, बघेलखंड के पठार की, ये सबसे छोटा पठार है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसकी भौतिक स्थिति 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। यह जो है इसका अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्र जो है इसका 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 11% है। ठीक है जी। और बारिश जो है वो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक होती है। और सर्वाधिक वर्षा जो है इसी क्षेत्र में होती है। पचमढ़ी में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पचमढ़ी जो है वो क्या है, पचमढ़ी जो है एकमात्र हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ पर सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ है, सबसे ऊँची चोटी धूपगढ़ जी जहाँ पर जो है वो स्थित है। ठीक है जी। जिसकी ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। और यहाँ पर दूसरी सबसे ऊँची चोटी वो भी स्थित है, जो कि अमरकंटक चोटी है, जो है तकरीबन 1064 मीटर। ठीक है जी। और यहाँ पर ठीक है जी। तो ये थे हमारी पचमढ़ी की बात। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मिट्टी की, अगर मिट्टी बात करें तो काली और छिछली मिट्टी पाई जाती है, बलू मिट्टी भी यहाँ पर मिल जाती है। नदियाँ बहुत सारी बहती हैं यहाँ पर, और नर्मदा है, ताप्ती है, और बैनगंगा है, कनान नदी है, और पैंच नदी आदि यहाँ पर, तवा नदी आदि यहाँ पर बहती हैं। यहाँ पर जो है कृषि में ज्वार ज़्यादा उगाया जाता है, और चावल, कपास, गेहूँ भी यहाँ पर उगाया जाता है उसके बाद। और यहाँ पर उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग खंडवा में, और बुरहानपुर में कागज़ उद्योग, नेपानगर, बुरहान वगैरह में आदि यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर जो है जैसे बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। खनिजों की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा संपन्न है, बहुत ज़्यादा खनिज इस क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पर मैग्नीज भी पाया जाता है, कोयला भी है, तांबा, बॉक्साइट और लोहा आदि भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है जी। यहाँ पर लोहा आदि भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है सतपुड़ा जो है वो क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है, जो कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। और यहाँ पर जो है और यहाँ पर अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में शामिल जो जिले हैं वो हैं हमारे डिडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद नहीं, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी आदि जिले जो है वो इस क्षेत्र में शामिल होते हैं। आदि जिले जो है वो होशंगाबाद भी है। तो आदि जिले इस
इस क्षेत्र में आदि जिले इस क्षेत्र में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में शामिल होते हैं। और जैसा कि सतपुड़ा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि नर्मदा सोन घाटी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से घिरी हुई है, और ये अमरकंटक के पास जाकर के दोनों पर्वत जो है मिल जाते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है जी। और जो है सतपुड़ा जो है वो सतपुड़ा जो है 7 पहाड़ियों से मिलकर के ये पर्वत बना हुआ है। और ये जो है सतपुड़ा पर्वत की अगर हम बात करें तो ये जो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और इसके उत्तर में नर्मदा की दरार घाटी और दक्षिण में भी ताप्ती की दरार घाटी स्थित है। और ये जो पर्वत जो है छोटा नागपुर के पठार झारखंड तक फैला हुआ है। ये पर्वत जो है राजपीपला की पहाड़ी से लेकर के गुजरात में जो एक नर्मदा जिले में राजपीपला एक नगर है, वहाँ से लेकर के ये झारखंड तक ये सतपुड़ा पर्वत जो है फैला हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो है इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो 1350 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो सतपुड़ा का जो पर्वत है वो 7 पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। वो है हमारे मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, कालीभीत की पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, बड़वानी और अखरानी की पहाड़ियाँ। तो ये 7 पहाड़ियाँ हैं जिनसे ये मिलकर के सतपुड़ा जो है पर्वत बना हुआ है। तो जो अगर अब मोटे तौर पर इनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। एक राजपीपला की श्रेणी, एक मध्य सतपुड़ा या फिर एक मैकाल श्रेणी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजपीपला की श्रेणी। राजपीपला की श्रेणी क्या है? राजपीपला की श्रेणी जो है वो हमारी क्या है, ये जो है राजपीपला जो गुजरात से शुरू होकर के बुरहानपुर दर्रे तक आती है। और इसमें जो है अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आदि इसमें जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है जी। और इसके बीच में और नर्मदा नदी के बीच में अगर बात करें तो एक निमाड़ का बहुत, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी के जो बीच में बहुत बड़ा निमाड़ का मैदान है। सतपुड़ा श्रेणी की अगर बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी में दूसरा है हमारा महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी में ही धूपगढ़ जो है सबकी सबसे ऊंची चोटी है, जो ये क्वेश्चन कई बार बार पूछा ही जाता रहता है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है जो मध्य श्रेणी जो है वो क्या है, राजपीपला के पूर्व की ओर जाएँ तो ये महादेव श्रेणी आ जाती है, जो कि बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार के बाद जो आती है श्रेणी। और ये जो है इसकी जो है होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी जिले में ये सिवनी आदि जिलों में ये महादेव श्रेणी फैली हुई है। और इसके अलावा जो महादेव श्रेणी जो है वो, उसके अलावा महादेव काली पूछा सकता है इसमें, एक है और एक है कालीभीत की पहाड़ियाँ। कालीभीत की पहाड़ियाँ भी महादेव श्रेणी में ही आती हैं। तो जहाँ से क्या होता है, तवा नदी का उद्गम होता है। तो पूछा जा सकता है कालीभीत की पहाड़ियाँ भी किस श्रेणी में आती हैं, तो वो महादेव श्रेणी में आती हैं। और तवा नदी का उद्गम भी कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है, महादेव श्रृंखला जो है उससे हुआ है। और इसके अलावा जो इसमें जो एक और श्रेणी है उसका नाम है हमारी मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी जो है 3rd नंबर की है हमारी मैकाल श्रेणी। तो उसमें जो है यह सतपुड़ा की सबसे पूर्वी भाग है और मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग जो है ये अर्धचंद्राकार भाग है। और बालाघाट है, डिडोरी है, अनूपपुर है, और ये जो मंडला का कुछ भाग इसमें आता है। और ये छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी फैली हुई है। और अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर स्थित है इस मैकाल श्रेणी में। और ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रेणी है, पूछा भी जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक जो है मैकाल पहाड़ी पर ही अमरकंटक है। ठीक है जी। तो याद रखिए, ये था हमारा सतपुड़ा मैकाल मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना का एक वीडियो। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है करते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर।
पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। ये MPPSC 2018 का प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार आता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ जो है वो कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च शिखर जो धूपगढ़ है वो हमारा ऑप्शन है मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी या फिर विंध्य श्रेणी। ठीक है जी, तो ऑप्शन है हमारे मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी जो है इसका आंसर नहीं है, महादेव श्रेणी इसका आंसर है। मैकाल श्रेणी जो है इसका आंसर नहीं है, महादेव श्रेणी इसका आंसर है। और धूपगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है भाई? महादेव श्रेणी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। धूपगढ़ चोटी स्थित है। दोबारा से PSC में ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सतपुड़ा रेंज में क्वेश्चन को थोड़ा चेंज, ऑप्शन थोड़े चेंज कर दिए हैं। सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्य रेंज में या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैकाल रेंज में नहीं है, विंध्य रेंज में नहीं है, इसका सही आंसर है सतपुड़ा रेंज में। हालांकि मैकाल जो रेंज है वो भी सतपुड़ा रेंज में ही है, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ये MPPSC 2015 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, जैसे मैंने बताया था। तो इसका सही आंसर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका है? ये भ्रंश घाटी, दरार घाटी का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये क्वेश्चन MPPSC 2019 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये जो है आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए इसका आंसर? सबसे पहले इसका होना चाहिए बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी। इसका पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद की घाटी का मुख्य भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी घाटी का मुख्य भाग? देखिए, मैंने आपको बताया था कि दंडकारण्य भौतिक प्रदेश और महानदी बेसिन, ये दो भौतिक प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महानदी की घाटी। रीवा पन्ना का पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके के कौन से क्षेत्र में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी? देखिए, दक्षिण पश्चिमी नहीं है, उत्तर पश्चिमी नहीं है, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य भारत पठार क्षेत्र में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कालीसिंध, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी जामनेर। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल, कालीसिंध। चंबल और कालीसिंध ये मालवा के पठार में भी बहती हैं और मध्य भारत के पठार में भी इनको कंसिडर किया जाता है, बहती हैं। और पार्वती, तीनों नदियाँ। लेकिन जो ऑप्शन डी है जामनेर नदी, ये नदी जो है ये मालवा के पठार में बहती है और इसका ऑप्शन डी मध्य भारत के पठार में नहीं बहती। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? MPSI 2016 का क्वेश्चन है, पश्चिमी मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसको मालवा का पठार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? मध्य प्रदेश, भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र। देखिए, अभी हमने पढ़े थे 7 भौतिक क्षेत्र, उसमें से कोई मध्य भारत का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा, मैकाल क्षेत्र भी है, लेकिन पश्चिमी पठार नहीं है। पश्चिमी पठार ये महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ जो पठार है उसको बोला जाता है। ठीक है जी, फैला हुआ है साउथ तक। तो पश्चिमी पठार जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।